So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of Indian Polity. In today's session, guys, we are going to discuss amendment procedure. आज के सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 368 की, and that deals with the amendment procedure in the Constitution of India. Now, in today's session, we will discuss that what is the meaning of amendment, what was the need of putting this provision into the constitution, amendment को ऐड करने की जरूरत क्या थी amendment procedure को. Then we will discuss about the types of majority कि कितनी तरीके की majority है हमारे constitution में, and then we will discuss what types of provision, which provisions can be amended through which majority, and then finally we will move ahead to the procedure of amendment. ठीक है, फिर हम जाएंगे किसके पास, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट के पास कि अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसीजर है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस विदाउट एनी डिले एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब क्या है? सी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना. नाउ चेंज का मतलब इज नॉट ओनली एडिंग, चेंज का मतलब इज ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है जी, अगर हमें किसी आर्टिकल को हटाना है, ठीक है, या उसमें कुछ चेंज करना है, या हमें कोई नया आर्टिकल ऐड करना है, तो इन तीनों ही केसेस में वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो एनी ऑफ द थ्री, if we are adding anything to the constitution, if we are changing the subject matter of any article in the constitution, or if we are removing anything from the constitution, for all these three things we have to amend the constitution. ठीक है, जो amendment है, amendment का मतलब क्या होता है? चेंज करना, amend करना. so amendment का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐड करना नहीं है, चेंज करना नहीं है, तीनों है. ऐड करना, चेंज करना, या फिर किसी चीज को, किसी प्रोविजन को रिमूव करना. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट. नाउ अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने ये अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर था इसको डाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सी, अब होता क्या है कि 1947 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इनैक्ट हुआ था, उस टाइम जो इंडिया की सोसाइटी थी एंड ऑफ कोर्स जो आज की सोसाइटी है 2021 में, दैट इज बहुत ज्यादा डिफरेंस है उन दोनों में. ठीक है, दोनों जो सोसाइटी है उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो बहुत विजनरी पीपल थे. उन्हें पता था कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे देश डेवलप करेगा, जो सोसाइटी की नीड्स है, कंट्री की जो नीड्स होंगी, उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू 1950. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखी और ये कहा कि यस, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. ठीक है, सर्टेन प्रोविजंस में क्यों कह रहा हूं? बिकॉज हम सब ने देखा आगे चल के जब बेसिक स्ट्रक्चर में बोला है केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कई बार. आई विल नॉट गो इनटू दैट. सो यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों ही है. मतलब देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड and there are certain provisions which can easily be amended, and there are certain provisions for which are very difficult to amend. ठीक है, difficult में क्यों कह रहा हूं हम आगे समझेंगे. ठीक है, so basically our constitution is rigid, neither rigid nor completely flexible. It is a blend of both. दोनों का ये blend है, rigid भी है, थोड़ा थोड़ा flexible भी है. ठीक है, it is not like British constitution which is completely flexible, and it is not as rigid as American constitution जिसको अमेंड करने में पसीने छूट जाते हैं. अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट. तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दोनों है, ब्लेंड है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है. ऑलराइट, नाउ द आइडिया ऑफ दिस अमेंडमेंट प्रोसीजर was taken from the साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो हमने कहां से बोरो किया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है. ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर दिस. Now regarding amendment of the constitution, नेहरू जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी. While we want this constitution to be as solid and as permanent a structure as we can make it, nevertheless there is no permanence in constitutions. कोई permanence नहीं हो सकती, because of course अगर हम permanent बना देंगे, let's say कि अगर right to property को अगर amendment करने का प्रोसीजर हमारे पास नहीं होता, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं होते, तो कितनी लड़ाइयां हो चुकी होती. हमने जब पढ़े हैं, जो हमने जितने सारे केसेस पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैंड रिफॉर्म्स, जस्ट इमेजिन कि अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर ना होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या हालत हो जाती. ठीक है, कभी भी जो
अंडर प्रिविलेज क्लास है उनको कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, ठीक है जी। सो बेसिकली इतनी ज्यादा रिजिडनेस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। देन देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ नेहरू जी ऑल्सो सेड सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, उन्होंने सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल कर दो, कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाए। आर्टिकल नंबर 368, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। If you make anything rigid and permanent, you stop a nation's growth, the growth of a living, vital, organic people. So ये बहुत अच्छी बात नेहरू जी ने बोली थी रिगार्डिंग अमेंडमेंट प्रोसीजर, एंड डेफिनेटली ये पूरी की पूरी बात लागू होती है हमारे देश में कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, या इनफैक्ट किसी भी देश में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ दैट नेशन, ठीक है। सो दिस इज द अमेंडमेंट। आई होप अमेंडमेंट का मतलब क्लियर है, अमेंडमेंट की नीड क्या थी वो क्लियर है, ठीक है। मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता आए तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी थ्रू विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो प्लीज फोकस हियर। Number 1 is by simple majority, number 2 is by special majority, number 3 is by special majority of the parliament and ratification of more than half states, ठीक है जी। ये 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंड हो सकता है। नंबर 1 इज व्हाट, सिंपल मेजॉरिटी, नंबर 2 स्पेशल मेजॉरिटी, नंबर 3 स्पेशल मेजॉरिटी प्लस ratification of more than half states. Now do remember this first type of majority does not come under the purview of article 368, ये वाला अंडर आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है, ठीक है। ओनली द टाइप 2 एंड टाइप 3 दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ स्टेट्स, ये दोनों आते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 368। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी एज वेल, सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग स्पेशल मेजॉरिटी then you should write special majority under which article you are talking about. Like for example here you are talking about special majority under article 368, but there is a different type of special majority under article 61 also, जो impeachment होता है president का, उसके बात आगे करेंगे। So if you are writing special majority then please support it with article कि आप कौन से special majority की बात कर रहे हो, because there are different types of special majority in the constitution, like in article 61 as I said there is different type of special majority, but here there is different type of special majority, so you should write special majority under article 368, all right। So these are the 3 types of majority in the constitution through which the constitution can be amended, ठीक है। This does not come under article 368, 2 and 3 come under article number 368, okay। Now let's try to understand कि इनका मतलब क्या है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सी देयर आर 543 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 250 इन राज्यसभा, ठीक है। 543 टोटल मेंबरशिप है एंड 543 टोटल है इन लोकसभा एंड देयर आर 250 मैक्सिमम मेंबर्स इन राज्यसभा, राइट। नाउ सिंपल मेजॉरिटी सेज more than 50% members present and voting, more than 50% present and voting, जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। Let's say on a certain day there are 400 members of parliament which are present, there are 400 members of Lok Sabha which are present, ठीक है। So in this case what will be the majority? 201, so you will need 201 votes and then the bill would be passed, ठीक है जी। तो more than 50% of present and voting is the simple majority. Similarly with the Lok Sabha, let's say on any particular day there are 150 people, so you will need vote of 76 people for a bill to get passed, ठीक है जी। तो this is the meaning of simple majority. I hope this is clear. इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने का। more than 50% of the people present, of the members present and voting, जितने present हैं उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें टोटल मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ टोटल मेंबरशिप विद द सिंपल मेजॉरिटी, व्हाटएवर बी द सिंपल मेजॉरिटी इट इज नॉट कंसर्न विद सिंपल मेजॉरिटी, व्हाटएवर बी द टोटल मेंबरशिप इट इज नॉट कंसर्न विद द सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ इतना है, ऑन एनी पर्टिकुलर डे जहां पे जब भी कोई बिल पेश हुआ है
उस दिन कितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए, दैट्स, ठीक है। नाउ स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 पहली बात तो होती क्या है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है, अंडर आर्टिकल 368 की बात कर रहा हूं मैं। स्पेशल मेजोरिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी। नाउ व्हाट इज दिस? स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है प्लस 2/3 मेजोरिटी होती है। अंडर आर्टिकल 368 की बात चल रही है यहाँ पे, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लुक हियर केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। इन लोकसभा वी हैव 543 मेंबर्स, इन राज्यसभा वी हैव 250 मेंबर्स, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है more than 50% of the total membership of the house. Absolute majority का मतलब क्या होता है? More than 50% of total membership of that house जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। So more than 50% 543 का कितना होगा? 272। यही जादुई आंकड़ा होता है जो कि लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होता है, 272। सिमिलरली इन केस ऑफ राज्यसभा कितना होगा? 250 का आधा कर दोगे 125, 126 होएगा, ठीक है। So this is the absolute majority. Absolute majority का मतलब क्या होता है? More than 50% of the total membership of house, ठीक है, जो भी total membership है। Now you must be wondering कि अगर let's say कि 3 सीट खाली है and there are total 540 members in राज्यसभा, total in लोकसभा, सॉरी, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 540 मेंबर्स हैं। तो क्या टोटल मेंबरशिप 540 कंसीडर की जाएगी इन दिस केस, इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? नो। In the absolute majority, the total maximum membership will be considered, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 543, इन राज्यसभा इट इज 250। सो इन द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप इज कंसीडर्ड, नॉट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इन दैट हाउस, ठीक है। तो अगर 540 मेंबर्स भी हैं तब भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसके हिसाब से काउंट होगी? 543 के हिसाब से ही काउंट होगी, ऑलराइट। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ राज्यसभा भी वही होगा। राज्यसभा में 250 मेंबरशिप है। सो अगर मान लो कि ऑन एनी सर्टेन पीरियड, मान लेते हैं इस अभी आज की डेट में राज्यसभा में 240 मेंबर्स हैं, तो 240 मेंबर्स के हिसाब से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी, 250 के हिसाब से होगी। सो मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस, अब ये प्लस वाली बात जरा ध्यान से देखेंगे, 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ let's say on any certain day there are 300 people present in लोकसभा, ठीक है, 300 बंदे मौजूद हैं लोकसभा में, ठीक है। now what will be and they are amending the constitution and for that special majority is required, ठीक है। कोई भी एक ऐसा प्रोविजन अमेंड कर रहे हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। now what will be the majority? पहले तो हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए नंबर कितना चाहिए? 272, ठीक है जी, ओके। अब दूसरी क्या चाहिए हमें? 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका 2/3 कितना होएगा? इसका 2/3 होएगा 200। तो हमें ये दोनों नंबर्स अचीव करने हैं, ठीक है, हमें ये दोनों नंबर्स अचीव करने हैं, 272 भी चाहिए और 200 भी चाहिए। नाउ लेट्स से कि इस दिन जब 300 लोग मेंबर थे, 250 पीपल वोटेड इन फेवर। सो क्या ये बिल पास माना जाएगा? विल दैट बिल बी कंसिडर्ड एज पास्ड? नो। क्यों? बिकॉज this 250 is less than this absolute majority, and under special majority under article 368 you need both absolute majority plus 2/3 majority of the people present and voting, of the members present and voting. So in this case bill pass नहीं होगा, ठीक है जी। तो क्यों पास नहीं हुआ? बिकॉज ये वाला जो 272 वाला जो नंबर था वो नहीं मिला, ओके। 200 जो 2/3 वाला था वो मिल गया, 250 लोगों ने वोट कर दिया, बट 272 वाला नहीं मिला, ठीक है। सो बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स से ऑन अनदर, कोई और दिन हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से ऑन एनी अनदर डे देयर आर 510 मेंबर्स प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। कितने लोग प्रेजेंट है? 510 लोग प्रेजेंट है। सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो 272 पे ही मिलेगी, ठीक है, वो तो फिक्स है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272 पे मिलेगी। व्हाट विल बी दिस? 2/3 कितना होगा? 340 एंड लेट्स से कि 510 में से 310 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया,
कितने लोगों ने? 310 लोगों ने फेवर में वोट करा. 310 पीपल वोटेड इन द फेवर ऑफ दैट बिल. ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है. नाउ विल दैट दिस बिल विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड और नॉट? नो. व्हाई? बिकॉज ओके, आई एग्री दैट दिस नंबर 272 हैज अचीव्ड, 272 अचीव हो गया बिकॉज 310 पीपल हैव वोटेड. बट क्या ये 2/3 वाली मेजोरिटी हासिल हो पाई? नहीं हो पाई ना. सो दिस बिल विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज नॉट पास्ड. ठीक है. सो अब ये दोनों नंबर्स चाहिए, 340 भी चाहिए और 272 भी चाहिए. तो अगर 400 पीपल ने वोट कर दिया इन फेवर, तो दैट बिल विल बी कंसीडर्ड एज पास्ड. समझ में आ गया? और अगर वो हम 300 वाले एग्जांपल पे जाए, जो 300 लोग मेंबर्स थे, 300 मेंबर्स थे, तो इसमें 2/3 का मतलब कितना होएगा? 200. और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितने पे चाहिए? 272 पे. सो लेट्स से 290 पीपल ने वोट कर दिया, 290 लोगों ने वोट कर दिया, तो दिस बिल will be considered as passed because this 200 is achieved and this 272 is also achieved. ठीक है. This is known as special majority of the parliament under article number 368. I hope this is clear. So do remember, special majority under article 368 means absolute majority which is more than 50% of the total membership of the house plus 2/3 majority of the members present and voting in that particular house. And ये जो हमने लोकसभा के एग्जांपल्स पढ़े, सिमिलर एग्जांपल्स कैन बी made for राज्य सभा as well. ठीक है, सेम होगा वो. So this is guys special majority. I hope this is clear. अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. और एक बार दोबारा से देख लो स्टॉप करके वीडियो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी चीजें हैं ये. नाउ स्पेशल मेजॉरिटी of the parliament plus ratification of half of the states. See, there are certain federal provisions in the constitution for which states की permission required है, for which the permission of states is required. ठीक है. So in that case, so for any federal provision, for amendment of any federal provision, ratification of more than half of the states is required. More than half. ठीक है. So special majority तो चाहिए ही होगी. थर्ड वाले में क्या होगा? You need special majority plus you need ratification of more than 50% states, ratification of half of the states. ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब नाउ दिस ratification का मतलब क्या है? ratification का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिस भी स्टेट में वो बिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, in that states constituent in that states legislative assemblies, that bill should be passed by simple majority. वहां पे किसी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. लेट्स से कि ये बिल गया आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में बस इसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, मतलब मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. दैट्स इट. ठीक है. और अगर आधे से ज्यादा स्टेट्स का मिल गया प्लस स्पेशल मेजोरिटी मिल गई, सो जो भी बिल था दैट विल बी कंसीडर्ड एज पास्ड. ठीक है जी. तो आई होप these three types of amendment is clear. This does not come under the purview of article 368, while second and third comes special majority and special majority plus ratification. ठीक है. And do remember, special majority under article 368 means absolute majority plus 2/3 of the members present and voting. ठीक है. Now let's move ahead to the provisions, जिससे कौन से provision कौन से type के majority से amend होते हैं. So first we will talk about the first method, मतलब these are the provisions which can be amended by simple majority, like formation of new states, alteration of areas, boundaries or names of existing states. While studying union as India as a union of states, तो ये हमने पढ़ा था that there is no need to amend the constitution if government of India wants to change the boundaries of a state, wants to change the name of a state, wants to acquire a state, but the constitution has to be amended if government of India wants to cede its territory to another nation. ठीक है. जैसा कि बेरूबारी यूनियन में हुआ था, बेरूबारी यूनियन का जो केस था. ठीक है. तो हमने पढ़ा है एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट. कोई नया स्टेट अगर गवर्नमेंट अपने टेरिटरी में लाना चाहती है, then there is no need to amend the constitution, but if the government wants to cede its territory, इंडिया की टेरिटरी अगर किसी और को देंगे, then in that case amendment is required. Abolition or creation of legislative council in states, second, fifth and sixth schedule. Now what is the second schedule? Second schedule guys deals with salary and emoluments of president, prime minister, vice president, CGI वगैरह वगैरह. Salary and emoluments, बस keywords याद रखो, उससे आपको schedule याद हो जाएगा. Salary and emoluments. Fifth schedule deals with the administration of SCs,
and tribal areas. And sixth schedule deal with the administration of tribal areas in north eastern region. ठीक है, बट ये धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, डोंट वरी. और कोई ट्रिक से याद मत किया करो यार, 12 शेड्यूल है, आराम से याद हो जाएंगे. धीरे धीरे करके जब पढ़ेंगे तो 12 शेड्यूल आराम से याद हो जाएंगे. पहला तो याद हो ही गया होगा आई होप. जब हमने यूनियन इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट पढ़ा था तो मैंने बताया था शेड्यूल 1 डील्स विद दी 28 states and 8 UTs and their territorial जो उनका टेरिटरीज है कहां कहां तक है, इट डील्स विद दैट. ठीक है. कोरम इन पार्लियामेंट का मतलब कितने लोग चाहिए इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ताकि जो संसद है वो चल सके. ठीक है. देन देयर आर सर्टेन मोर प्रोविजंस which requires only the simple majority. Salaries and allowances of MPs, rules of procedures in parliament, privileges of parliament, use of English language in parliament, number of judges in Supreme Court. Now, can you tell me how many number of judges in Supreme Court are there today? आज की डेट में कितने हैं? आज कितनी डेट है? 1 दिसंबर 2021. तो आज की डेट में कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में? Can you tell me that? Please write down in the comments. Use of official language, citizenship, acquisition and termination, and that's why constitution ये citizenship amendment act आया था 2019 में without amending the constitution with under article 368. amend तो किया था but by simple majority. Elections to parliament and state legislature, delimitation of constituencies, union territories, and conferment of more jurisdiction over the Supreme Court. So these are certain provisions which can be amended बाय सिंपल मेजॉरिटी. नाउ क्या इस सबको याद रखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ोगे, चीजों को रिवाइज करोगे, सो यू विल गेट टू नो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही ये चीजें याद होने लगेंगी. ठीक है, जैसे कि मेरे को याद है. मूविंग अहेड टू द प्रोविजंस व्हिच कैन बी अमेंडेड बाय सेकंड मेथड, दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी. So these are fundamental rights, DPSPs and all other provisions which are not covered by first and third method. ठीक है. Fundamental rights, if you want to amend, then you have to have special majority in the parliament. DPSP के लिए same. And अगर कोई ऐसा provision है जो first और third से नहीं हो रहा है, then that also be amended by special majority. Now third method यानी कि special majority plus ratification of more than half states. So in that case क्या होगा? Representation of states in parliament, all the federal provisions. ठीक है. Of course, representation of states in parliament क्या है? Federal provision है. Election of president and its manner, because अब यहाँ पे federal provision कैसे है? Because president is the head of the nation, ठीक है, जिसमें states भी आते हैं. And of course, in the election of president, the members of the elected members of state legislative assemblies also participate. So that's why it is considered as a federal provision. Supreme Court and High Court, integrated judiciary we have, which is a part of federal provision. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी के जागीर का नहीं है, वो सबका है. Then executive power of union and states, of course this is a federal provision. Distribution of legislative power between union and states, again federal provision. GST council, because GST states का भी रोल है उसमें, CGST, IGST, SGST लगता है, so that's why it is a federal provision. Any of the list in the 7th schedule. See now one more schedule. अब एक और शेड्यूल आपको यहां से याद हो जाएगा. 7th शेड्यूल में क्या है? तीनों लिस्ट है. कौन कौन सी लिस्ट है? बाय द वे, दीज आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट ना, ये क्या होती है वैसे? क्या होता है ये? यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स हैं ऑन विच ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. स्टेट लिस्ट कंटेन्स दोज मैटर्स ऑन विच only states can make laws, and concurrent list contains those matters on which both union, both parliament and state government can make laws. अब आप सोचोगे कि यार दोनों बनाएंगे और दोनों का अलग अलग हुआ तो क्या होगा, तो वो हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे. आज हम अमेंडमेंट पे हट रखते हैं. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, ऑफ कोर्स इट इज अ फेडरल प्रोविजन. नाउ अमेंडमेंट, अब प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है किसी भी प्रोविजन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द बिल. फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द बिल एंड दैट बिल कैन बी इशूड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, दैट बिल
कैन बी इशूड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। या तो उसको कोई मिनिस्टर पेश कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातें यही एग्जाम में पूछी जाती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। छोटी छोटी बातें पूछी जाती है एग्जाम में, कोई बड़ी बातें नहीं पूछी जाती, और वो सारी छोटी छोटी बातें बुक्स में अवेलेबल हैं, बट हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम सोचते हैं अरे यार ये थोड़ी नहीं पूछेंगे। पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है ना यार। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, and it can be introduced either by a minister or by a private member. Now private members are those which are not the part of the government, ठीक है, या फिर which are not the ministers. Then the bill does not require the prior permission of president. यहाँ पे president की permission की जरूरत नहीं होती है, and can be introduced either by a minister or by a private member. Now there are certain bills where prior permission of president is required, like for example money bills. In case of money bills, prior permission of president is required, and that's why president has to give his assent to a money bill. But here in this case also, चलो आगे बात करेंगे, the bill does not require the prior permission of president. ठीक है, बिल को पेश करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। The bill must be passed in each house. दोनों हाउस में पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में पेश हुआ था तो लोकसभा में जाएगा ही नहीं, या लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में जाएगा नहीं। दिस इज नॉट द वे। द बिल शुड बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट वेयर नेसेसरी। जहां पे जैसा भी जरूरत है वैसा हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास करा देंगे, स्पेशल चाहिए तो स्पेशल से पास करा देंगे, एंड थर्ड वाला मेथड चाहिए तो थर्ड वाले से पास करा देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोविजन जिसको हम अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब बिल पास हो गया। नाउ लेट्स से आप सबने जॉइंट सिटिंग के बारे में जरूर सुना होगा कि दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन द केस ऑफ अ डेडलॉक। अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, लेट्स से कि कोई एक बिल है एक्स, ठीक है, वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा कह रहे हैं नहीं भाई हम तो नहीं पास करेंगे, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग पे भी हम आगे चलेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे पूरा। तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डू रिमेंबर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इफ देयर इज एनी डेडलॉक, अगर कोई डेडलॉक है तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग बिटवीन टू हाउसेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर डेडलॉक होगा तो क्या होगा फिर, तो क्या वो बिल पास नहीं हो पाएगा? यस, वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि और ऐसा कई बार हुआ भी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पेश हुए हैं, बस वो पास नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेजॉरिटी इन राज्यसभा, तो वो पास नहीं हो पाते। ठीक है, तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन केस ऑफ डेडलॉक। नाउ आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेस, अब क्या होगा, बिल पास हो गया, the bill is presented to the president for his assent and the president has to give his assent. See, generally आप लोगों ने पढ़ा होगा कि where the bill is presented with the prior permission of president, in that case only president has to give the assent of the bill. But यहाँ पे there is no prior permission required, but even then the president has to give the assent. Remember this provision. This provision was added by 24th Constitutional Amendment Act of 1971. 24th Constitutional Amendment Act 1971 में गवर्नमेंट ने, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, then the president has to give his or her assent to that bill. All right. And this was added by 24th Constitutional Amendment Act 1971. Now अगर आप नहीं भूले हैं अभी तक, तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 24th Constitutional Amendment Act से आर्टिकल नंबर 368 में क्लॉज 3 जुड़ा था और 13 में क्लॉज 4 जुड़ा था, और दोनों में एक ही बात लिखवा दी थी कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 3 जुड़ा था, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 4 जुड़ा था विद द हेल्प ऑफ 24th CAA 1971, एंड इन दोनों ही आर्टिकल में सिमिलर चीजें लिखवा दी थी कि इन दोनों का एक दूसरे, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ आर्टिकल 368 विद 13 एंड देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ आर्टिकल 13 विद आर्टिकल 368। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड लेट मी टेल यू दिस गाइस, वैसे बहुत बेसिक सी बात है,
Article number 368 is enshrined in part 20. It is enshrined in part 20, and this part 20 contains only one article. There is only one article in part 20, and that is article number 368. Okay, do remember this also. Now, if the president has president has to give the assent. President ने assent दे दिया, bill act हो गया, and the constitution stands amended. ठीक है जी. तो this is the procedure. This is how the constitution is amended in the country. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से ताकि आप लोगों को याद रहे. Now सबसे पहले क्या होगा? Bill will be introduced in either house of the parliament. ठीक है, either house of the parliament, either by a private member or by a minister. The bill does not require prior permission of the president. ठीक है, then the bill has to pass in both the houses by any type of majority. That depends on the provision. If the bill is not passed in any one of the house, then there is no provision of joint sitting of the houses in the case of this deadlock. ठीक है, after duly passed, अगर पास हो जाता है तो क्या होगा? After passed in both the houses of the parliament, the bill will be presented to the president for his or her assent, and the president has to give his or her assent to the constitutional amendment bill, and this provision was added by 24th constitutional amendment act of 1971. ठीक है, and उसके बाद the constitution stands amended. Now अब मैं आर्टिकल नंबर 368 और आर्टिकल नंबर 13 के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, आई विल नॉट रिपीट दैट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वो मैं बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं जब हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में. तो विद द हेल्प ऑफ all the landmark cases, I have discussed this provision, what were the conflict, what were the conflicts between article number 13 and 368. So I would not repeat that. अगर आप देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की पहली क्लास जाके देखो, उसमें एक्सप्लेन्ड है. ओके, so guys, that's it for the session today. I hope the amendment procedure is clear and the majority, जो majority का तरीका है वो clear है. And I'll see you in the next session on Saturday. Okay. So thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless. And yes, अगर कोई doubt हो तो please ask in the comment. I will take those doubt in the next session. Okay. And if you are liking the session, then please subscribe the channel and please hit a like and अपने दोस्तों यारों में बताओ कि there are sessions of Indian polity which are going on and these are the level of CSE. Okay. So goodbye once again. God bless. Take care.